आपका एसवी चिल्ड्रन अकेडमी रावला मंडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। कक्षा 11 विषय भूगोल और अध्याय तीसरा पढ़ रहे हैं अपवाह तंत्र। उसमें आज हम पढ़ेंगे पूर्व की ओर बहने वाली जो छोटी नदियां होती हैं ना, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो प्रायद्वीप में बहुत बड़ी नदियां, बड़ी संख्या में नदियां अपनी सहायक नदियों के साथ पूर्व की ओर प्रभावित होती है। क्या इनमें से कुछ के नाम आप बता सकते हो? कुछ छोटी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है। छोटी होने के बावजूद इन नदियों का अपना महत्व है, जैसे स्वर्ण रेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, वामसाधारा, पेन्नर, पालार और वेगाई महत्वपूर्ण नदियां हैं। एटलस में नदियों को ढूंढें। ठीक है, एटलस एक किताब आती है भूगोल की, ठीक है, उसमें सारी ये कुछ दिया होता है। देखो जैसे स्वर्ण वैतरण की ये नारी दे रखने इतने इतने किलोमीटर में बहती है। नदी बहाव प्रवृत्ति, क्या आप जानते हैं कि नदी में बहने वाले जल की मात्रा सारा साल एक समान नहीं रहती? इसमें ऋतुओं के अनुसार बदलाव आता रहता है। किस ऋतु में किस ऋतु में आप गंगा व कावेरी नदियों से में सर्वाधिक प्रवाह की उपेक्षा कर सकते हैं? एक नदी के चैनल में वर्ष पर्यंत जल प्रवाह के प्रारूप को नदी बहाव प्रवृत्ति कहा जाता है। उत्तर भारत के हिमालयों से निकलने वाली नदियां बारहमासी है, क्योंकि अपना जल बर्फ पिघलने तथा वर्षा होने से प्राप्त करती है। दक्षिण भारत की नदियां हिमनदों से नहीं निकलती, जिससे उनकी बहाव प्रवृत्ति में उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। इनका बहाव मानसून ऋतु में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इस प्रकार दक्षिण भारत की नदियों के बहाव की प्रवृत्ति वर्षा द्वारा नियंत्रित होती है, जो प्रायद्वीपीय पठार के एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्न है। जल विसर्जन, नदी में समय अनुसार जल प्रवाह के आयतन का माप है। इसे क्यूसेक्स यानी क्यूबिक फुट प्रति सेकंड, अपने कहते हैं ना कितना क्यूसेक पानी है, कितना क्यूसेक पानी का मतलब क्यूबिक फुट प्रति सेकंड, और क्यूमैक्स क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड में मापा जाता है। गंगा नदी में न्यूनतम जल प्रवाह जनवरी से जून की अवधि के दौरान होता है। अधिकतम प्रवाह अगस्त या सितंबर में प्राप्त होता है। सितंबर के बाद प्रवाह में लगातार कमी होती चली जाती है। इस प्रकार इस नदी की वर्षा ऋतु में जल प्रवाह की प्रवृत्ति मानसूनी होती है। गंगा द्रोणी के पूर्वी व पश्चिमी भागों की जल बहाव प्रवृत्ति में चौंकाने वाले अंतर नजर आते हैं। बर्फ पिघलने के कारण गंगा नदी का प्रवाह मानसून आगे से पहले भी काफ़ी बड़ा होता है। फरक्का में गंगा नदी का औसत अधिकतम जल प्रवाह लगभग 55,000 क्यूसेक है, जबकि न्यूनतम औसत लेवल 1300 क्यूसेक है। जल प्रवाह में इतने अधिक अंतर के लिए कौन से कारक उत्तरदायी है? प्रायद्वीप की दो नदियों की प्रवाह प्रवृत्तियाँ हिमालय की नदियों की तुलना में रोचक अंतरण प्रस्तुत करती है। नर्मदा नदी में जल विसर्जन का स्तर जनवरी से जुलाई माह तक बहुत कम रहता है, लेकिन अगस्त में इस नदी का जल प्रवाह अधिकतम हो जाता है। जैसे अब अगस्त सितंबर चल रहा है ना, तो अब खूब है, क्यों? वर्षा होती है, क्योंकि वर्षा पर निर्भर है। तो ये अचानक जैसे ये नदियाँ उद्गम और प्रवाह प्रवृत्ति दे रखी है, ठीक है, प्रायद्वीप की अलग है और हिमालय की अलग है। उफान पर आ जाती है। अक्टूबर महीने में बहाव की गिरावट उतनी महत्वपूर्ण है जितना अगस्त में उफान। गुड़ेश्वर में दर्ज इस नदी के बहाव के आंकड़े बताते हैं कि इसका अधिकतम बहाव 2300 क्यूसेक तथा न्यूनतम बहाव 15 क्यूसेक है। गोदावरी में न्यूनतम प्रवाह मई में और अधिकतम जुलाई अगस्त में होता है। अगस्त माह के पश्चात इनके प्रवाह में भारी कमी आती है, लेकिन फिर भी अक्टूबर और नवंबर में प्रवाह का आयतन जनवरी से मई तक किसी भी माह की तुलना में अधिक रहता है। पोलावरम में गोदावरी नदी का औसत अधिकतम विसर्जन 3200 क्यूसेक और न्यूनतम औसत केवल 50 क्यूसेक होता है। ये आंकड़े नदी की प्रवाह प्रवृत्ति की जानकारी देते हैं। नदी जल उपयोग की सीमा, भारत की नदियां प्रतिवर्ष जल की विशाल मात्रा का वहन करती है, लेकिन समय और स्थान की दृष्टि से इसका वितरण समान नहीं है। बारहमासी नदियां वर्ष पर जल का वहन करती है, परंतु अनित्यवाही नदियों में शुष्क ऋतु में बहुत कम जल होता है। वर्षा ऋतु में अधिकांश जल बाढ़ में व्यर्थ हो जाता है और समुद्र में बह जाता है। इसी प्रकार जब देश के एक भाग में बाढ़ आती है तो दूसरा सूखाग्रस्त होता है। ऐसा क्यों होता है? क्या आप यह जल उपलब्धता की समस्या या इसके प्रबंधन, क्या आप देश में एक साथ आने वाली बाढ़ और सूखे की समस्या को कम करने के उपाय सुझा सकते हैं? क्या एक द्रोणी की जल आधिक्य को जल की कमी वाली द्रोणियों में स्थानांतरित करके इस समस्या को समाप्त या कम किया जा सकता है? क्या हमारे देश में नदियों की द्रोणियों को जोड़ने वाली कोई योजना बनाई गई है? क्या आपने समाचार पत्रों में नदियों को आपस में जोड़ने के बारे में पढ़ा है? क्या आप समझते हैं कि मात्र नहर बनाकर गंगा नदी का पानी प्रायद्वीपीय नदियों में स्थानांतरित किया जा सकता है? मुख्य समस्या क्या है? इसी पुस्तक के दूसरे अध्याय को देखिए और धरातल के उबड़ खाबड़ होने से उत्पन्न कठिनाइयों को जानिए। सबसे बड़ी बात है, कहीं मरुस्थल है, कहीं मैदान है, कहीं पठार है, तो कहीं उबड़ खाबड़ है, नदियाँ इधर उधर जा नहीं सकती। मुश्किल से कहीं ऐसे स्थान होते हैं जहाँ नहरें बनाई जाती है, जैसे हमारी इंदिरा गांधी नहर है ना,
ऐसे मैदानी क्षेत्रों से पठारी क्षेत्र में जल कैसे उठाया जा सकता है? क्या उत्तर भारत की नदियों में पर्याप्त जलाधिक्यता है जिसे स्थायी तौर पर स्थानांतरित किया जा सकता है? इस पूरे मुद्दे पर वाद विवाद का आयोजन करें और एक लेख तैयार करें। नदी जल उपयोग से संबंधित निम्न की समस्याएं देखो। पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध न होना, नदी का जल प्रदूषण, नदी जल में गाद यानी मिट्टी जमा होती होती गाद बन जाती है, ऋतुवन जल का असामान्य प्रवाह यानी ऋतु होती है वर्षा की तब भी जल कम होता है, राज्यों के बीच नदी जल विवाद बहुत होते हैं, मध्य धारा की ओर बस्तियों के विस्तार के कारण नदी वायकों का सिकुड़ना। नदियाँ प्रदूषित क्यों हैं? क्या आपने शहरों के गंदे पानी को नदियों में गिरते देखा है ना? कई बार नहरें होती है, आपने तो ज़्यादा नदियाँ तो नहीं देखी, नहरें देखी, उसमें पानी आसपास के लोग डालते रहते हैं। तो नदियों में तो पता नहीं कितने औद्योगिक क्षेत्र डालते होंगे। औद्योगिक कूड़ा करकट कहाँ डाला जाता है? बहुत से शमशान घाट नदी के किनारे हैं और कई बार मृत शरीर को नदियों में डाल दिया जाता है। कुछ त्योहारों पर फूलों और मूर्तियों को नदियों में डुबो दिया जाता है। बड़े पैमाने पर स्नान व कपड़े धोना भी नदी जल को प्रदूषित करता है। नदियों को प्रदूषण मुक्त कैसे किया जा सकता है? क्या आपने गंगा एक्शन प्लान और दिल्ली में यमुना सफाई अभियान के विषय में पढ़ा है? नदियों को प्रदूषण मुक्त बनाने हेतु योजनाओं पर सामग्री एकत्रित करें और सामग्री को, जैसे हमारे भारत में नमामि गंगे प्रोजेक्ट चल रहा है गंगा साफ करने के लिए। ठीक है, तो ये पार्ट हो गया पूरा, ये प्रश्न करना। निम्न में से कौन सी नदी बंगाल का शोक के नाम से जानी जाती है? बंगाल का शोक तो किसको कहते हैं? बंगाल यानी बिहार का और बंगाल का कोसी नदी को। निम्नलिखित में से किस नदी की द्रोणी भारत में सबसे बड़ी है? सबसे द्रोणी है तो गंगा की है। निम्न में से कौन सी नदी पंचनद में शामिल नहीं है? तो देखो रावी, चेनाब, झेलम। सिंधु नहीं है क्योंकि सिंधु के अंदर ये नदियाँ आती है सारी। इनमें से कौन सी नदी भ्रष्ट घाटी में बहती है? तो नर्मदा नदी। और निम्नलिखित में से कौन सा अलकनंदा और भागीरथी का संगम स्थल है? तो ये रुद्रप्रयाग जो है। ठीक है, और ये प्रश्न कर लेना। नदी द्रोण और जल संभर वृक्षाकार। अभी आपका ध्यान रखना, कुछ दिन बाद टेस्ट शुरू होंगे, 2-3 पार्ट हम पढ़ा दें, इसके बाद में टेस्ट शुरू होंगे। तो जितने पार्ट, अब 3 पार्ट हो गए, तीनों पार्टों में अंदर से क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखना। 10वीं तक तो पीछे वाले क्वेश्चन आते थे, अब 10वीं 12वीं में ना 11वीं 12वीं में अंदर वाले क्वेश्चन आते हैं। तो जल्दी आपके टेस्ट शुरू होंगे, हर सप्ताह में एक टेस्ट होगा अलग अलग विषयों का। तो तैयार रहना, रोज एक टेस्ट। एक बार तो 6ठी से 9वीं तक चल रहे हैं, फिर आपके टेस्ट शुरू हो जाएंगे। तो जैसे जैसे आपको पढ़ाया जाता है ना, पूरा पार्ट पढ़ना है आपको, पूरे पार्ट में से आपके क्वेश्चन आएंगे। तो जैसे भूगोल के 3 पार्ट पूरे हो गए और जो इतिहास पढ़ रहा है उसके तीसरा पार्ट चल रहा है, वो भी पूरा होने वाला है। तो ये पार्ट पूरे हो जाएंगे, उसके बाद में आपकी टेस्ट की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो ये था अपवाह तंत्र।